नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट। उसमें जो बताया गया है ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा का कितना टाइम लगता है उसके बारे में देखेंगे। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप जो है सो पार्लियामेंट में कैसे लिया जाता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहता है, वो एमपी जो रहते हैं लोकसभा या इसका राज्यसभा का, डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे मेंबर का होता है, वैकेट कैसे सीट हो जाता है, और सैलरीज और अलायंस क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है उनको एमपी को। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में जैसे हो गया स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो सेक्रेटरीट जो रहते हैं उस सब के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया था गया 1952 में, और जो ये जैसे लोकसभा का डिजॉल्व हो जाता था हर एक 5 साल में ये नहीं डिजॉल्व होता है, ये परमानेंट बॉडी है। और ये जो है सो हर एक मेंबर इसका जो है सो हर एक सेकेंड ईयर पे ये हर 1/3 मेंबर जो है सो रिटायर हो जाते हैं, और ये इसका फ्रेश इलेक्शन हर एक 3rd ईयर पे नॉमिनेशन होता है। और जो इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बताता है कि इसमें जो है सो मेंबर 6 साल तक रह सकते हैं, इसका जो मेंबर रहते हैं, और इसमें जो मेंबर रिटायर करते हैं वो फिर से बन सकते हैं। और इसका टर्म ऑफ मेंबर जो है सो 6 साल रहता है, और जो है सो फर्स्ट बैच जो है लॉटरी हिसाब से हुआ था, लेकिन आगे वाले नेक्स्ट 1952 के बाद, फर्स्ट बैच के बाद उसके बाद दूसरा वो हुआ था 1/3 मेथड लगाया गया। जैसे जैसे 1/3 मेंबर रिटायर कर गए तो उसका फ्रेश इलेक्शन होता है था। अब ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा का बात करें तो ये कंटिन्यूइंग चैम्बर जो है सो नहीं है। ये इसका हर एक फर्स्ट मीटिंग के बाद जो जनरल इलेक्शन के बाद जो मीटिंग होता है उसके बाद 5 साल तक ही रह सकता है। और ये प्रेसिडेंट जो है सो कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के परमिशन से ही लिया जाएगा, एडवाइस से ही लिया जाता है। इसका टर्म जो है सो 5 साल तक ही रहता है, लेकिन इसको इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी केस में इसको 1 साल से एक्सटेंड करके एट ए टाइम एक बार में 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इसका इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उसको 6 महीना तक की 6 महीना के बाद खत्म हो जाता है। अब मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसके पहले तो सबसे पहला सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जो है दूसरा केस जो है सब्सक्राइब करेंगे ओथ और एफर्मेशन, जिसमें जो है सो ट्रू फेथ टू एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे, और जो है सो अपहोल्ड द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया के लिए ओथ लेंगे और परमिशन लेंगे। ये पहले इलेक्शन से लड़ने से पहले करेंगे। और ये जो है सो उनका एज जो है सो राज्यसभा का अगर जो लड़ रहे हैं तो उस केस में 30 से लेस नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के लिए अगर लड़ रहे हैं तो 25 से लेस नहीं होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स ऑफ इंडिया एक्ट में दिया है 1951 में, बताया गया है कि रजिस्टर जो है सो जो रजिस्टर कर रहे हैं नॉमिनेशन कर रहे हैं, वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो जो है सो इलेक्टर जो है सो सेम कंस्टिट्यूएंसी से है। अगर असम से कर रहे हैं कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो असम वाला जो कंस्टिट्यूएंसी हो उसी से इलेक्टोर भी हो, वहीं पे वोट भी देने का उनका अधिकार हो। तो वहीं पे ये 2003 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट 2006 में देखा कि ये सही है, वही कंस्टिट्यूएंसी में डालना चाहिए। और जो है SC ST जो है सो रिजर्व सीट से लड़ सकते हैं, और अदर अनरिजर्व सीट पे भी लड़ सकते हैं, तो वहाँ पे रिजर्व एरिया पे सिर्फ SC ST लड़ सकते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो है सो मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा का कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अगर मेंबर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करते हैं तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और उसमें जो है सो मिनिस्टर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर जो मेंबर जो दूसरा जो कंडीशन है वो अनसाउंड माइंड है तो उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब वो उनके पास कुछ पैसा भी नहीं है तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर जो है सिटीजन्स जो हैं सो यहाँ के इंडियन सिटीजन नहीं है, तो या तो इंडियन सिटीजन नहीं है या तो फॉरेन के सिटीजन्स को एक्सेप्ट कर लिए हैं, जैसे अक्षय कुमार एक्सेप्ट किए हैं, तो नहीं हो सकते हैं मेंबर।
डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। डिस्क्वालीफाई कोई पार्लियामेंट के हिसाब से कोई उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। और जो एडिशनली जो है सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी 1951 में ये बताया गया है कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं मेंबर। और अगर जो मेंबर जो है पहला उसमें बताया गया है कि गिल्टी अगर जो है इलेक्शन ऑफेंस करते हैं या करप्शन करते हैं तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर इम्प्रीजमेंट जो है सो 2 साल से 3 साल के बीच में उनको मिला है तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर जो है सो फेल कर गए हैं इलेक्शन एक्सपेंस को बताना है को इलेक्शन एक्सपेंस को इलेक्शन कमीशन को तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क सर्विस में अगर इंटरेस्ट है तो उस केस में वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और डायरेक्टर नहीं बनेंगे कोई अगर जो डायरेक्टर हैं तो उस जो कंपनी का जो है से शेयर उनके पास 25% से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उन केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिसमिस्ड है या गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन के केस में तो उस केस में भी वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जा सकते हैं। और प्रमोटिंग इनेमेटिव बिहेवियर जो है सो दो ग्रुप में इनिमेटिक अगर कर रहे हैं तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो है सो पनिश ना किया जाए, पनिश किया नहीं गया हो कोर्ट के द्वारा जिसमें सोशल क्राइम हो गया जैसे वीडो चाइल्ड मैरिज हो गया और अनटचेबिलिटी हो गया, ऐसा ऐसा कुछ जो हो तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन जो है सो 10th शेड्यूल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें जो है सो 4 पॉइंट बताया गया है कि कब कब ये मेंबर जो है सो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वॉलेंट्री अगर पार्टी जिस पार्टी से मेंबर जो है इलेक्ट हुए हैं उसको छोड़ देते हैं वॉलेंट्री तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जो है सो पार्टी का व्हिप के अगेंस्ट में कोई मेंबर जो है वोट करते हैं तो कंट्रारी टू डायरेक्शन तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और इसमें जैसे कोई बीजेपी का व्हिप जारी हुआ और उसके अगेंस्ट में कोई बीजेपी का मेंबर जो है सो अगेंस्ट चला गया तो उस केस में बीजेपी का जो मेंबर जो है सो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जो है सो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर जो है सो 6 महीने से के बाद जो है सो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और 10th शेड्यूल में जो है सो राज्यसभा में इसमें चेयरमैन डिसाइड करते हैं और इसमें लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करते हैं। ये 10th शेड्यूल का डिस्क्वालिफिकेशन ये प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करते हैं। और 1952 में ये बताया गया है कि डिसीजन जो है चेयरमैन और स्पीकर का जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। अब देखेंगे वैकेटिंग ऑफ सीट्स जो है कब कब सीट्स जो है खाली रह सकता है कोई मेंबर जो है सो उसका देखेंगे तो डबल मेंबरशिप लोकसभा या राज्यसभा का दोनों मेंबर हो जाते हैं तो उस केस में उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि 10 दिन के अंदर कि कौन सा सीट से उड़ाना चाहते हैं मेंबर। अगर अगर नहीं डिसाइड कर पाते तो राज्यसभा का सीट उनका वैकेंट हो जाता है। अगर लोकसभा के सीटिंग मेंबर जो है सो इलेक्ट हो जाते हैं राज्यसभा में तो उस केस में जो है सो पहले वाला जो सीट जो लोकसभा का सीट है वो वैकेंट रह जाएगा उनका। वहीं पे अगर देखें उसको एक्सचेंज कर दें तो राज्यसभा में के सीटिंग मेंबर हैं तो राज्यसभा का सीट वैकेंट रह जाएगा। वहीं पे इलेक्टेड जो है सो 2 सीट से वो अगर लोकसभा में 2 सीट से वो लड़ते हैं और दोनों सीट से जीत जाते हैं तो उस केस में उनको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी सीट से उड़ाना चाहते हैं। अगर नहीं बताते डिफॉल्ट तो दोनों सीट्स वैकेंट रह जाएगा। और जो है सो 14 दिन के अंदर उनको डिसाइड करना होगा। अगर इलेक्ट हो जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों तो उनको डिसाइड करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर में रहना चाहेंगे या पार्लियामेंट में। अगर नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो पार्लियामेंट का सीट वैकेंट रह जाएगा। अब जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है सो 10th शेड्यूल में जो अगर डिस्क्वालीफाई है तो उस केस में भी सीट जो है सो वैकेंट रहता है। रेजिग्नेशन जो है सो स्पीकर और चेयरमैन को दे देते हैं। ये डिसाइड करना पड़ता है स्पीकर और चेयरमैन को कि मेंबर जो है सो किस केस में दे रहे हैं तो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस केस में भी सीट जो है वैकेंट रह जाता है। अब जो है सो वर्किंग जब हाउस चल रहा है उस केस में जो एब्सेंस लग गया 60 डेज का तो उस केस में जो मेंबर का 60 डेज का एब्सेंस लगा कंटिन्यूस तो उस केस में वो वैकेंट सीट हो जाता है। उसके लिए समन और प्रोग वाला जो रहता है उसको पीरियड को छोड़ के।
तो अदर केसेस में क्या कौन कौन सा होगा, अगर इलेक्शन जो है कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर देगा कि वॉइड है तो उस केस में भी वो सीट जो है वैकेंट रह जाएगा। एक्सपेल्ड बाय द हाउस हो गया, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया तो उस केस में भी वो सीट वैकेंट रह जाएगा। इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट के तरह तो उस केस में भी वो सीट वैकेंट हो गया, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में तो उस केस में वो सीट जो है वैकेंट रह जाएगा। अपॉइंटेड एज गवर्नर तो उस केस में भी वो सीट वैकेंट रह जाएगा। अब जो ओथ और एफर्मेशन जो है सो जब इलेक्शन जीत जाते हैं मेंबर तो उसके केस में देखें तो क्या क्या ओथ लेते हैं। तो पहला जो ओथ है टू फेथ टू एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए लेते हैं, और दूसरा जो है अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, तीसरा है फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द, जो भी उनका ड्यूटी है वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। तो आप देखें कि कब कब उनको 500 रुपए का पेनल्टी लग सकता है। तो अगर जो है सो ओथ बिना लिए और कोई बिल पे वोट कर दिए तो उस केस में, या फिर एंट्री किए हैं तो उस केस में उनको 500 का पेनल्टी लगता है। जब वो जान रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड हैं मेंबर तो तब पर भी वो हाउस में जा रहे हैं तो उस केस में भी उनको पेनल्टी लग सकता है 500। आप जो है सो प्रोहिबिट किया गया, उनको रोका गया है कि कोई स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा रोका गया है उनको एंट्री ऑफ द हाउस में तो उस केस में भी उनको 500 का पेनल्टी लग। अब सैलरीज और अलाउंस जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि प्रोविजन था ही नहीं ये सैलरीज और अलाउंस का, लेकिन इसको पार्लियामेंट डिटरमाइन किया गया कि इनको सैलरीज मिलना चाहिए और 1954 में इसको इनेक्ट किया गया और 2018 में इसको 50,000 जो सैलरी पहले मिलता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। और वहीं पे कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस जो है सो 45,000 से बढ़ा के 70,000 पर मंथ इनको दे दिया गया। फिर यही नहीं, ऑफिस एक्सपेंस जो है सो 45,000 से बढ़ा के 60,000 दिया गया और डेली अलाउंस जो है उनको डेली खर्चा के लिए जो है 1,000 से बढ़ा के 2,000 दे दिया गया 2010 के बाद। और जो है 1976 में पेंशन भी दिया गया, तो मतलब अगर जो एक बार जो मेंबर बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दूसरे बार अगर जीतते भी नहीं है तब पर भी उनको पेंशन मिलेगा ग्रेजुएट स्केल के तरह। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ये जो है सो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट हुए और भी रहते हैं और उनको सैलरीज जो है अलाउंस जो है सो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। अब जो है सो 2018 में जो है सो चेयरमैन का जो सैलरी था उसको बढ़ा के 1.5 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। वहीं पे स्पीकर का भी यही सेम है। वहां पे अगर देखें सैम्पुटरी अलाउंस जो रहता है, चाहे पानी का मतलब अगर कोई गेस्ट जो आते हैं उनको विजिट करने के लिए तो उसको 2,000 पर मंथ दिया जाता है स्पीकर के वाले केस में, और अगर डिप्टी चेयरमैन है तो उनको 1,000 पर मंथ दिया जाता है।